सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। एंड इस वीडियो में हमने आप लोग को ये समझाया था कि अगर आप लोग को मैथमेटिक्स में डर लग रहा है कि मैं अच्छे मार्क्स ला पाऊँगा या नहीं ला पाऊँगा या फिर कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, तो मैंने कुछ टिप्स दिए थे जिससे कि आप बहुत ही अच्छा मार्क्स अपने मैथमेटिक्स में ला सकते हो। 50 से 70 नंबर भी आप ऑब्टेन कर सकते हो। जिसमें से एक टिप्स हमने आप लोग को ये भी दिया था कि जितने चैप्टर्स होंगे सभी चैप्टर्स के फॉर्मूला को याद कर लेना। अगर नहीं होगा फार्मूला सीट तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को फार्मूला सीट भी दे दूंगा। तो बहुत सारे बच्चों ने यार कमेंट किया, तो चलिए आपके लिए आज मैं आपको फार्मूला सीट दे रहा हूँ। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर से बिल्कुल भी नहीं आएगा तो बस फार्मूला लिख लेना एंड जो भी गिवन दिया हुआ रहेगा वो लिख कर आ जाना, वहीं पे आपको एक आधा से एक नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 जो कि है रियल नंबर से। अब इसमें सबसे पहले एचसीएफ एंड एलसीएम रिलेशन का एक फॉर्मूला है। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब कभी कभी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में ना इस तरह से ए इंटू बी दे दिया जाता है, ये दो नंबर का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट अगला है प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर से। एंड ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। कभी कभी रूट 3 के जगह पे ना रूट 5 या रूट 2 भी एग्जामिनेशन में दे दिया जाता है। ऐसे हाई चांस रहता है रूट 5 के आने का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दोनों ही करके जाना है। ये 3 मार्क्स में आएगा, ये 2 मार्क्स में आएगा। 5 नंबर यहाँ से आपका गारंटी आ जाएगा एंड 1 नंबर आपका यहाँ से आएगा। अगर ये 1 नंबर यहाँ से मिस होता है तो आपको पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट लिखो। स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये क्या होता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब जैसे कंपोजिट नंबर क्या होता है, जैसे मान के चलो 8, इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। तो जिस भी नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो लो फैक्टर कर दिए, फैक्टर करने सबको आता है। तो इसको हम देख रहे हैं 2 × 2 × 2 एंड 2 × 1 = 2 भी होगा ना। तो देखो कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं। दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एग्जाम्पल लिखने देगा तो ये इस तरह से आप लिख सकते हो। कोई भी एक कंपोजिट नंबर का फैक्टर करके दिखा देना एंड इस तरह से प्रोडक्ट करके दिखा देना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चैप्टर 1 से इतना ही फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, अगर करना चाहते हो तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट अगला चैप्टर 2 है पोलिनोमियल्स। अब पोलिनोमियल्स में एक जो आपका फॉर्मूला बनता है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल से। अगर आपको इस तरह से एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ हो तो इसका सम ऑफ जीरोज से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। सम ऑफ जीरोज को हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिखते हैं। ये अल्फ़ा और बीटा क्या होता है, जीरोज होता है। इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम अल्फ़ा बीटा लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा का होता है -b/a। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। एंड इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो होता क्या है, कभी कभी आपकी परीक्षा में ना सम ऑफ जीरोज दिया हुआ रहेगा। मान के चलो सम ऑफ जीरोज 8 दिया हुआ है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एंड बोलेगा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दिया हुआ है, चलो -2 दिया हुआ है। अब बोलेगा कि सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, चलो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करो। या फिर बोल देगा कि चलो ये दो जीरोज हम दे रहे हैं, अल्फ़ा का वैल्यू दे रहे हैं, बीटा का वैल्यू दे रहे हैं, चलो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करो। तो जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने का बारी आएगा ना तो वहाँ पर ना आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ax² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। क्या करना है, इस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू को हमको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे एक्स छूट गया, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देनी है एंड अल्फ़ा बीटा की जगह पे इसकी वैल्यू को इस तरह से पुट कर देना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग का बनता है। ठीक है, मेरा इस वीडियो में मेरा मोटिव है आप लोग को मैं फॉर्मूला बताऊँ, क्वेश्चन इस वीडियो में आपको नहीं समझा रहा। ठीक है, क्वेश्चन अगर समझना होगा तो वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, देख लेना जाके, इस वीडियो में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो तीसरा जो यहाँ पे है जो कि आपके ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका रहेगा। जिस तरह से इस तरह से आपका ग्राफ दिया हुआ रहेगा एंड आपको बोलेगा नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करो। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपका गारंटी जो है आपकी परीक्षा में छपा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स एक्सिस पे जितने जगह पे ये टच होगा ना उतने जीरोज होंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जगह पे टच हुआ तो इसमें नंबर ऑफ जो जीरोज निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। ठीक है,
लेकिन ये नंबर ऑफ जीरोज हम एक्स एक्सिस पे तब काउंट करते हैं जब यहाँ पर पी एक्स लिखा हो। अगर यहाँ पर पी वाई लिखा हुआ हो तो हम देखेंगे वाई एक्सिस पे कितने जगह पे टच कर रहा है। ठीक है, ये पता है एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है। एंड एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि अगर मान के चलो कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है ना वो हमेशा अपवार्ड बनेगा या डाउनवार्ड बनेगा, या तो ऐसे बन सकता है या तो ऐसे बन सकता है। ठीक है, एंड ये जो ग्राफ बनता है ये पाराबोलिक बनता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, ये नाम याद रख लेना। ठीक है, पाराबोलिक, ये नाम याद रख लेना। कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है। तो अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ हो, अगर दिया हुआ हो और अगर a की वैल्यू 0 हो तो फिर जो ग्राफ बनेगा वो अपवार्ड्स बनेगा, मतलब ऐसे बनेगा। एंड अगर a की वैल्यू 0 से कम हो, अगर a की वैल्यू 0 से कम हो तो ऐसे कंडीशन पे जो ग्राफ बनता है वो डाउनवार्ड्स बनता है, मतलब डाउनवार्ड्स पैराबोलिक बनता है। अब a की वैल्यू क्या होती है, जैसे मान के चलो यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स दिया हुआ है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह पे हम इस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिए। तो अब इसमें एक्स स्क्वायर का ये जो कॉफिशिएंट है ना, तो देख लो यहाँ पे ए है तो यही ए की वैल्यू होती है। तो अगर ए का वैल्यू नेगेटिव में आता है, ए की वैल्यू नेगेटिव में आई ना, तो ये डाउनवर्ड्स ग्राफ बनाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा, ध्यान रखना, अभी मैं बता रहा हूँ। इसी प्रकार से अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी आती, मतलब ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आती, ए की वैल्यू मान के चलो 3 आती, तो ग्राफ अपवार्ड्स बनता। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से कुछ याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के रहे तो जो ग्राफ बनता है वो इंटरसेक्ट करता है। एंड इसका एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन होता है जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा, इसे जैसे ग्राफ है ये तो इंटरसेक्ट कर जाएगा। एंड जब इंटरसेक्ट करेगा तो समझ जाएंगे इसका फॉर्मूला होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। एंड इसका मतलब है कि एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन हमें मिलता है जो कि इस जगह पे इंटरसेक्ट करता है। अब अगर तीनों इक्वल हो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ऐसे कंडीशन पे जो ग्राफ बनता है वो कोइंसिडेंट बनता है। मतलब ये जो ग्राफ है एक लाइन के ऊपर में ही दूसरा ग्राफ बन जाएगा। एंड इस कंडीशन पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनता है, बहुत सारे सॉल्यूशन बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एंड अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 के रहे तो जो ग्राफ बनता है वो पैरेलल बनता है, मतलब ऐसा पैरेलल बनेगा। ठीक है, एंड ये नो सॉल्यूशन होता है, मतलब इसकी सॉल्यूशन नहीं निकलती है। अब एक बात और याद रखना है कि अगर एक भी सॉल्यूशन निकले या इनफाइनाइटली सॉल्यूशन निकले, अगर सॉल्यूशन एक भी निकलता हो तो वो कंसिस्टेंट होता है। इसको याद रखना, ये कंसिस्टेंट होता है। और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं निकले तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। याद रहेगा, चलो ठीक है, क्वेश्चन आएगा कर लोगे। अब नेक्स्ट अगला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें से नेचर ऑफ द रूट से फॉर्मूला हम लोग का दिया गया है। अगर डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू 0 से बड़ी आए, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी 0 से बड़ा है ना, तो अगर डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू 0 से बड़ी आए तो जो रूट्स होता है वो रियल और अनइक्वल होता है। अनइक्वल को हम डिस्टिंक्ट भी कहते हैं। कभी कभी एग्जामिनेशंस में क्या होता है ना, कंफ्यूज करने के लिए रियल एंड डिस्टिंक्ट लिख देता है, तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होता है, अनइक्वल को ही हम डिस्टिंक्ट कहते हैं। एंड डी का जो फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला होता है वो ये होता है √b² - 4ac। ऐसे √b²-4ac, दैट इज d इज इक्वल टू, ये d का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर d की वैल्यू 0 है, एग्जैक्टली 0, जैसे इसको अगर हम सॉल्व किए एंड इसका वैल्यू 0 निकल गया, b² - 4ac 0 निकल गया, तो एक्चुअली में d की जो फॉर्मूला होती है ना रूट में नहीं होता है। d का जो फॉर्मूला होता है सिर्फ होता है b² - 4ac। ध्यान से समझना, b² - 4ac, ये सिर्फ d का फॉर्मूला होता है, रूट इस पर नहीं लगा रहता है। ठीक है, रूट नहीं लगा रहता है। जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग मेथड से
वैल्यू फाइंड करते हैं ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, इस तरह से हम लोग रूट लगाते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनांट में मत रूट लगा देना, गलती हो जाएगा। डिस्क्रिमिनांट में रूट नहीं रहता है, डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac सिर्फ ये रहेगा। तो अगर हमें ए बी सी की वैल्यू गिवन रहेगी, हमने यहाँ पे पुट किया, इसका वैल्यू 0 निकल गया, मतलब d बराबर 0 अगर निकल गया तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि जो रूट्स है वो क्या है, रियल और इक्वल है। तो फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है कि अगर d का वैल्यू 0 आए तो रियल और इक्वल होगा। अगर d की वैल्यू नेगेटिव में आए, अगर d की वैल्यू नेगेटिव में आए तो रियल रूट्स वो नहीं होगा, ये होता है इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर लिखने आ जाए तो ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब एग्जामिनेशंस में अगर रूट्स निकालने के लिए बोल दे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से रूट्स निकालो, तो आपको इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हुए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड का यूज़ करते हुए आपको रूट्स निकालना होगा। तो फॉर्मूला अगर आपको रूट्स निकालने नहीं भी आएगा तो फॉर्मूला लिख कर आ जाना, इसी में आपको हाफ से 1 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, अगली चैप्टर में आते हैं जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब इसमें भाई क्या है, इसमें है nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP। तो nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वहीं अगर nth टर्म बोलेगा कि एंड से निकालो, लास्ट से nth टर्म निकालो, तो इसका फॉर्मूला होता है l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब वैल्यू को पुट करने आएगा, करके सॉल्व करने आएगा कर देना, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला लिख के आना, फॉर्मूला लेकिन याद करते जाओ। अगला है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, इसको जरूर याद रखना, एग्जामिनेशन में आना ही है क्वेश्चन। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP का दो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है ये वाला Sn इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक और होता है कि अगर लास्ट टर्म गिवन दिया हुआ हो, लास्ट टर्म दिया हुआ हो, तो फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे Sn इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर हम ये एग्जैक्टली यूज़ करें या फिर ये करें। देखो, आप फॉर्मूला ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन अगर लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा ना, तो ऐसा नहीं कि इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, आएगा, लेकिन वही है कि थोड़ा सा लॉन्ग आंसर बनेगा, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग बन जाएगा वो, एंड इस फॉर्मूला से क्वेश्चन ईजिली बनेगा। तो लास्ट टर्म आएगा, दिया हुआ रहेगा, तो हम क्यों इससे बनाए, इसी से बना लेंगे। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है Tn, मतलब nth टर्म का एक और ये भी फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। ये फॉर्मूला का यूज़ हम तब करते हैं जब Sn दिया हुआ हो। अगर Sn की वैल्यू दी हुई हो और अगर क्वेश्चन में बोल दे कि nth टर्म निकालो, या तो 5th टर्म निकालो, या फिर फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो, तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पे पहले Tn निकालते हैं। Tn निकालने के बाद फिर आपको जो टर्म निकालना हो, चाहे nth टर्म निकालना हो, चाहे फर्स्ट टर्म निकालना हो, कॉमन डिफरेंस निकालना हो, सब निकल जाएगा। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी तो इस वीडियो में हमने सिखाया हुआ है, जाके देख सकते हो। अगला जो है चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस होता है, माइनस नहीं प्लस होता है। ठीक है, इसको सुधार लेना, यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब ये जो m और n होता है, ये क्या होता है, ये रेशियो में होता है। जैसे अगर 3:4 दिया हुआ हो तो ये m की वैल्यू होगी और ये n की वैल्यू होगी। एंड x1 x2 क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। जैसे एक अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो 3 4, तो ये होगा x का वैल्यू, ये होगा y का वैल्यू। अगर 2 दिया हुआ हो, ऐसे मान के चलो 1 2 ऐसे दिया है, तो ये x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, इसी प्रकार से ये y1 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वैल्यू को पुट कर लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर आपका एग्जैक्टली आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x2 प्लस x1 बाई 2 एंड y2 प्लस y1 बाई 2। इसमें रेशियो नहीं होता है, क्योंकि मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच है। अब बीचों बीच में तो बराबर बराबर रेशियो में बढ़ जाएगा 1 1, तो इसी वजह से इसमें mn नहीं लगता है। ठीक है, अगर x एक्सिस पे याद रखना है, x एक्सिस पे जो y की वैल्यू होती है वो 0 होती है एंड इसका कोऑर्डिनेट होता है x0। वहीं y एक्सिस पे जो x की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है एंड इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है 0y, क्योंकि x 0 हो गया। ठीक है,
अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ कि ये कॉलिनियर है या नहीं है, तो कॉलिनियर के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब इस फॉर्मूला में क्या होता है कि हम ए बी पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ए बी का बी सी से भी डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं, देखते हैं कि ए सी का जो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से वैल्यू फाइंड किए हैं, इन दोनों को जोड़ने के बाद इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आ जाएगा तो कॉलिनियर होगा, अदरवाइज फिर वो कॉलिनियर नहीं होगा। देन अगला चैप्टर में आ जाते हैं जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। ये आपको ट्रायंगल पता है, 90 डिग्री का ट्रायंगल रहेगा, तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है एंड ये हाइट होता है, इतना पता होगा। एंड हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अगर आपको परपेंडिकुलर निकालने के लिए बोल दे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। ये सब तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला इसको खाली याद रखना, ये आपका काम कब देगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में ये काम देता है, ठीक है, जिसमें साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू कुछ भी दिया हुआ रहेगा एंड दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ये वाला टेबल, आपको एनी हाउ याद करके जानी है। एंड इस टेबल को याद करने का ना एक बड़ा अच्छा सा ट्रिक है, अगर आपको ट्रिक नहीं पता होगा तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक भी जो है अच्छे से समझा दे रहा हूँ, कैसे आप इस टेबल को ना अच्छे से ईजिली याद कर सकते हो। देखो बहुत ही आसान है, अभी तक अगर आपने याद नहीं किया होगा आप सीख जाओगे। आपको बस एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद कर लेना है, अगर ये भी अगर याद नहीं कर सकते हो तो क्या करना कि हाथ में इस जगह पे 0 लिख लेना, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे 1। तो पाँचों उंगली में चार पाँचों लिख देना, ठीक है। ऊपर में इतना टीचर नहीं देखने जाता है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, उतना चलता है, उतना थोड़ा बहुत चीटिंग चलता है यार। अगर एक आपको याद हो गया तो बाकी आप खुद से बना सकते हो। कैसे? जब हम कॉस का बनाएंगे ना तो कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होगा कि हम इसी का ना अपोजिट करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 है तो अब 1 देखो यहाँ पे ले आएंगे, √3/2 को देखो यहाँ लिख दिया गया, फिर इसको यहाँ पे लिखे, फिर इसको यहाँ पे लिखे एंड फिर 0 को एंड में कर दिए। तो एक फॉर्मूला याद करने से दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो गया, तीसरा भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तीसरा के लिए हम क्या करेंगे, हम बाई में ले लेंगे, 0/1 करेंगे तो 0/1 वैल्यू 0, ठीक है। 1/2 बाई √3/2, देखो 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 निकला, देखो तो tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 हो गया। इसको बाई में लेंगे तो देखो ये 1/2 टोटली कैंसिल, 1 निकला। इसी तरह इसको अगर हम बाई में लेंगे तो 2 कैंसिल, सिर्फ √3 निकला। √3/1 दैट मीन्स नीचे 1 लिखते नहीं है, √3 निकल जाएगा। एंड 1/0, 0 की वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, क्यों? क्योंकि नीचे 0 नहीं रखता है, तो ये नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया? एक याद करने से आपको सारा वैल्यू याद हो जाएगा। एंड अगर आपको कॉसेक निकालना होगा तो क्या करना है कि साइन का उल्टा कर देना है, मतलब रेसिप्रोकल कर देना है। जैसे 0 है तो 0 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, अगर आप हम इस का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा एंड 1/0 नॉट डिफाइंड, देखो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 यानी 2 सिर्फ हो जाएगा, नीचे तो 1 लिखते नहीं है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2/1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3। समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से सेक का हम कॉस का हम रेसिप्रोकल करेंगे सब में, कॉट के लिए हम टैन का रेसिप्रोकल कर देंगे। इजी है ना, समझ में आ गया होगा। चलो टेबल याद हो गया होगा अभी तक में आपको। अब ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे फॉर्मूला देख लो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ये फार्मूला हैं एंड अगर नहीं बनता है तो वही फार्मूला बस हमें लिख के आना है, फार्मूला लिख के आओगे आपको नंबर दिया जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1, मतलब वैल्यू होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो भी होता है 1। एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। ये आपके 3 मेन फार्मूले हैं। एंड ये सब जो फार्मूला होता है ये आप लोग का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो ना तो उस समय ये आप लोग का काम देता है। जैसे कॉस का अपोजिट क्या होता है, रेसिप्रोकल कॉस का सेक, तो 1/सेक, सेक का वही उल्टा 1/कॉस, साइन का 1/कॉसेक एंड इसी का उल्टा 1/साइन। टेन का साइन बाई कॉस भी एक होता है, इसी को हम कॉस बाई साइन भी कर सकते हैं। एंड टेन को हम 1/कॉट भी लिखते हैं, ठीक है, ये भी होता है, 1/कॉट थीटा भी होता है। जब आप इसके आइडेंटिटीज़ को बनाओगे ना
तो आइडेंटिटीज़ बनाने समय आपको ये सब कुछ ना फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होता है। तो जब आइडेंटिटीज़ बनाओगे तो कहीं आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, कहीं ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला होगा, कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होगा, कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला का यूज़ होगा, कहीं ए क्यूब, कहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सब फॉर्मूला यूज़ होगा आइडेंटिटीज़ बनाने समय। इस वजह से हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन को बनाना चाहते हो तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, तभी आपके आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। अगर आप चाहते हो कि आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 में 10 क्वेश्चन होंगे, 1 से 10 क्वेश्चन कर लेना, आपके परीक्षा में यहीं से आएगा। एंड इसकी तैयारी हमने करवाई हुई है, पूरा वीडियो बना हुआ है 1 से 10 तक सारा का, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके देख सकते हो अगर आपके पास समय है तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला याद करके जाओ, नहीं आएगा तो फॉर्मूला ये लिख कर आ जाओगे। अगला चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके लिए हमें ये कुछ फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। ये सब बहुत ही आसान आसान फार्मूला है, बहुत ईजी फार्मूला, आपको याद होना चाहिए। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनियस। एंड इस चैप्टर के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होता है, आपको पता होना चाहिए। जब इस तरह से ट्रायंगल होता है तो जब कोई नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, वही अगर कोई ऊपर से नीचे की ओर देख रहा हो तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो ये ना दोनों एंगल हमेशा इक्वल होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन का हमेशा इक्वल होता है। √2 की वैल्यू 1.141 होती है और √3 की वैल्यू 1.732 होती है। इसको भी याद रख लेना। क्यों हमने ये लिख दिया है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को बनाओगे ना तो कहीं कहीं आपको ये √3 वाला जो वैल्यू होगा वो पुट करने के लिए आ ही जाएगा। एंड किसी किसी क्वेश्चन में स्पीड भी निकालने के लिए दे देता है, तो इस वजह से हमने स्पीड का ही फॉर्मूला लिख दिया, डिस्टेंस बाई टाइम। ये तब होगा ये सब फॉर्मूला का यूज़ जब आप इसके क्वेश्चन को बनाओगे, ठीक है। अब देखो अगला चैप्टर है सर्किल। तो सर्किल में कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपको इसमें 2 थ्योरम करने हैं एंड एक थ्योरम यहाँ से गारंटी आएगा। हो सकता है अगर किस्मत साथ दे तो दोनों भी आ जाए, लेकिन एक गारंटी है, जिसमें से ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रूव करके दिखाना है कि जो टेंजेंट्स होता है ना, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट हम खींचते हैं सर्किल पर, तो ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होता है, ये हमें प्रूव करके इसमें दिखाने के लिए बोला गया है, ठीक है। अब देखो इसका पूरा प्रूफ हमने यहाँ पे आप लोग को कर दिया है एंड प्रूफ भी बहुत इजी है, बहुत इजी प्रूफ है। बस हमें क्या करना होता है ना कि यहाँ पे देख लो ये 2 ट्रायंगल होंगे, एक ये वाला ट्रायंगल एंड एक ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को ना बस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो एंड डायरेक्ट जो प्रूफ करना है, टेंजेंट क्या है, ये दोनों है पी और क्यू। तो डायरेक्ट हम बस यही लिख देंगे पी बराबर है क्यू का। बहुत आसान है। और यहाँ पे देखो सिर्फ हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। ट्रायंगल का नाम है OPT एंड ये वाला है OQT। ये दोनों ट्रायंगल को हम बस कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। जो प्रूफ करना है उसको लिख लिए, ऊपर में गिवन लिख लेना जो गिवन दिया हुआ है, जैसे सर्किल है, सेंटर O है, ठीक है, ये सब गिवन लिख सकते हो। तो ये पहला थ्योरम था। दूसरा थ्योरम यहाँ पर है, ये भी थ्योरम बहुत आसान है। ये वाला फिगर सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है, ऊपर वाला फिगर जो दिखाया उसको आपको ध्यान में रखनी है। गिवन आपको लिखना है, जैसे सर्किल है, सेंटर O पे बन रहा है, टेंजेंट XY है, P पे कॉन्टैक्ट है, ये सब गिवन है। प्रूफ करना है कि OP परपेंडिकुलर है XY का, प्रूफ अब यहाँ पे करेंगे। प्रूफ के लिए कुछ नहीं है, अगर आपको ये सब नहीं याद करना है तो मत करो, कुछ मत करो, डायरेक्ट इसमें खाली ये 2 लाइन लिख दो कि जो OQ है वो OR से बड़ा है। ऑब्वियसली OQ OR से बड़ा है, लाइन देखो ना, तो कौन सा लाइन बड़ा छोटा दिख रहा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो OQ बड़ा है ना, तो लाइन हम देखेंगे जो बड़ा है उधर बड़ा कर देंगे। इसी प्रकार से जो OQ है वो OP से भी बड़ा है, बिल्कुल भाई, OP से भी ये बड़ा है। तो इस तरह से बस ये 2 लाइन लिख देते हो एंड बस ये लिख देते हो, तो बस आपका काम हो गया और आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान थ्योरम है ये। अगला चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। इसमें कई सारे फॉर्मूले हैं, जिसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद करना है, 1/2 बेस गुना हाइट। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है 2πr। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला आता है πr स्क्वायर।
एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा होता है, देखो ये वाला सेक्टर होता है, एंड एक माइनर भी सेक्टर होता है, एक मेजर सेक्टर होता है। तो ये छोटा वाला जो पार्ट होगा वो होगा माइनर सेक्टर जो शेडेड वाला है, एंड जो अनशेडेड वाला है बड़ा वाला पार्ट वो है मेजर सेक्टर। ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम यहाँ से इसको पुट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क, ये होता है आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। इसको याद रख लेना, इससे क्वेश्चन आपका बनता है ये तीनों से खास करके। ठीक है। एंड सेगमेंट पता है, ये वाला है सेगमेंट, ये है माइनर सेगमेंट जो रंगा हुआ है, एंड जो नहीं रंगा है वो है मेजर सेगमेंट। ठीक है। एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर निकालने के लिए आ जाए तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्किल, एंड एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला ये वाला होता है, इसको यहाँ पे लिख देंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। ठीक है। चलो अगला चैप्टर में आ जाते हैं जो कि है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जिसमें सबसे पहले आपको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला याद रखना है जो कि है 2 × L + B × H, यहाँ पे H छूटा हुआ है। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है 2LB + BH × HL। इसी प्रकार से वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है लेंथ गुना ब्रेड्थ गुना हाइट। डायगोनल का फॉर्मूला L² + B² + H²। ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है 4A², इसमें A क्या है वही साइड है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6A²। वॉल्यूम का होता है A⁻3, यहाँ पे क्यूब है गलत है, A⁻3। एंड डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3A। ठीक है। सिलेंडर में आ जाओ। सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखो। टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 2πRH, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो 2πr × R + H। एंड वॉल्यूम बराबर होता है πr²H, ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²H। R क्या है रेडियस है, H क्या है हाइट है। चलो आ जाते हैं स्फेयर में। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है πr², एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3πr³। वही हेमीस्फीयर जब पूछेगा तो बस इसका आधा कर दो, सरफेस एरिया 3πr², सॉरी आधा नहीं करना है, आधा इसका करना है, इसे 4 का। सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला होगा 3πr², एंड वॉल्यूम होता है 2/3πr³। ठीक है। फॉर्मूला याद कर लेना अच्छे से जो अभी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। वहीं कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πrl। इसका स्लैंट हाइट, एल को बोला जाता है स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है √h² + r²। h और r गिवन दिया हुआ हो तो पहले हमें स्लैंट हाइट निकालना पड़ता है। ठीक है। एंड इससे आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना, हो सकता है कभी h दिया हुआ हो, r दिया हो, l निकालने बोले, कभी l भी दे देगा, r दे देगा, बोलेगा h फाइंड करो, तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πr × R + L, इसको मत याद रखो, बस एक ये याद रख लो। एंड वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3πr²H। ये कुछ एनसीईआरटी किताब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहो तो आप कर सकते हो, हालांकि हमने दूसरे वीडियो में उसको करवाया हुआ है। आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें मीन मोड मीडियन से एक क्वेश्चन आपका बनता ही, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन रहते हैं एक्चुअली में। एंड मीन मोड मीडियन के रिलेशन से क्वेश्चन बनता है इस फॉर्मूला से, जो कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या तो 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इस फॉर्मूला को याद रखना, मोड बराबर होता है 3 मीडियन - 2 मीन। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ और फॉर्मूला याद रखना है। इससे मॉडल क्लास अगर निकालने के लिए आ जाए तो याद रखना है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहती है वो होता है मॉडल क्लास। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको कहते हैं मॉडल क्लास। जैसे मान के चलो इस तरह से बॉक्स दिया हुआ है, इस तरह से यहाँ पे क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, ठीक है 10 से 20, फिर इस तरह से यहाँ पे 20 से 30, यहाँ पे 3, 4, 2, इस तरह से फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जैसे ये वाला, ये सबसे बड़ा है ना, तो ये होता है मॉडल क्लास, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो मॉडल क्लास से क्वेश्चन आता है। इसके बाद है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या होता है, तो पहले हम टोटल जो फ्रीक्वेंसी होती है, टोटल फ्रीक्वेंसी को हम 2 से काट लेते हैं, जो भी वैल्यू निकलती है, मान के चलो 30 निकला, तो अब हम देखेंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में
30 के नियरेस्ट कौन है, जो भी होगा वही उसका मीडियन क्लास होगा। एंड मीडियन क्लास के लिए के बाद आपको याद रखना है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। जो छोटा वैल्यू होता है वो होता है लोअर लिमिट छोटा वैल्यू, एंड जो बड़ा वैल्यू होगा वो होगा अपर लिमिट। ठीक है। अब मीन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला याद रखना है। जैसे मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। एज्यूम मीन मेथड के लिए मीन का फॉर्मूला होता है ए सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, एंड डी आई का फॉर्मूला ये होता है एक्स आई माइनस ए। ये जब आप मीन फाइंड करोगे ना एज्यूम मीन मेथड से, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा। अगर सीखना होगा कमेंट करना, मैंने ये भी सिखाया हुआ है, मीन मोड मीडियन पूरा समझाया हुआ है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को दे दूंगा। ठीक है। अगला है मोड। मोड का ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें एल जो होता है क्या होता है, ये होता है लोअर लिमिट। इसमें F1 F2 क्या होता है, तो F1 जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है मॉडल क्लास का, जो मॉडल क्लास आता है ना उसकी फ्रीक्वेंसी। F0 जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का प्रीसीडिंग क्लास होता है, जो मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी होगा ना उसका ऊपर वाला। एंड F2 क्या होता है, तो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके नीचे वाला जो होता है वो होता है F2। ठीक है। एंड हाइट होता है क्लास इंटरवल, एस जो होता है क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है। जैसे 10 से 20 ही हम क्लास इंटरवल लिए तो इसकी डिफरेंस कितनी है 10, ये 10 है तो इसकी डिफरेंस 10 है, तो एच का वैल्यू 10 होगा। तो वो था मोड। अब है मीडियन। अब भाई मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ मल्टीप्लाई एच। फॉर्मूला याद करते जाना, ये सब काम देगा जब आप फाइंड करोगे। ओके। फाइंड करने नहीं आएगा तो सिर्फ फॉर्मूला लिख के आ जाना, ये वाला मीडियन का ऊपर में मोड का दिखाया था, इसी में आपको नंबर मिल जाएगा। देन लोअर लिमिट एल है, एच बता ही दिए क्लास इंटरवल का डिफरेंस है, एन क्या है टोटल फ्रीक्वेंसी है ये भी हमने बताया था, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है, एंड सी एफ क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इतना ही पता होगा। एंड एक लास्ट चैप्टर हम लोग का आता है वो है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में आपको कार्ड से रिलेटेड ये तो सबसे पहले याद रखना है कि जो हम ताश खेलते हैं प्लेइंग कार्ड्स जो होता है वो टोटल 52 होता है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। इस 52 कार्ड्स में 12 फेस कार्ड होता है। फेस कार्ड कौन कौन सा होता है, किंग क्वीन और जैक, ये तीनों 4-4 करके रहता है, नहीं टोटल 12 होता है। अब इस टोटल 52 में से 26 रेड कार्ड होगा और 26 ब्लैक कार्ड होता है। और रेड कार्ड में से 13 हार्ट का होता है, 13 डायमंड का होता है। बिल्कुल इसी प्रकार से ब्लैक में 26 ब्लैक में से 13 क्लब होता है और 13 स्पेड होता है। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी वजह से ये मैं आपको बता रहा हूँ। एंड ये आपका काम देगा जब एग्जामिनेशन में अगर कार्ड वाला क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आता ही है, सब समझ में आएगा कि ये मैंने क्यों बताया था। एग्जामिनेशन में हो सकता है डाइस थ्रोन वाला क्वेश्चन पूछ दे। अगर डाइस एक बार फेंका जाता है, मतलब लूडो का गोटी अगर एक बार फेंके तो क्या क्या नंबर आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 यही आ सकता है, इसके सिवा तो कुछ आएगा नहीं। लेकिन अगर 2 बार फेंके, 2 बार तक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, तो एक एक होगा, या तो 1 2 होगा, या तो 1 3 होगा, या तो 1 4 होगा, या तो 1 5 होगा, या तो 1 6 होगा, इस तरह से हो सकता है। फिर इसके बाद या तो 2 1 होगा, या तो 2 2 होगा, या तो 2 3 होगा, इस तरह से 2 6 तक होगा। फिर इसी तरह से 3 1, फिर इसी तरह 4 1 यहाँ 6 तक जाएगा, फिर 5 1 फिर 6 तक जाएगा, फिर 6 1 6 2 और 6 6 तक जाएगा। तो इस तरह से टोटल जो इसका निकलता है ना, टोटल 36 निकलता है। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो निकलते हैं, टोटल जो निकलता है वो 36 निकलता है जब हम 2 बार डाइस को फेंकते हैं। तो ये याद रखना, टोटल 36 निकलता है। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको समझना होगा तो मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ आपको कौन सा क्वेश्चन बनाना है। अब आपको ये तो खैर फॉर्मूला नहीं है, एक फॉर्मूला आपका यहाँ पे दिया हुआ है, अगर प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो ये वाली फॉर्मूला होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एंड इससे रिलेटेड आपका मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन बनता है। अगर पी ई की वैल्यू दी हुई हो, आपको बोले पी नॉट ई की वैल्यू फाइंड करो, तो इसका फॉर्मूला पी ई नॉट, ऐसे इसका फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पे पी छूटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पी ई होगा, ऐसे पी छूटा हुआ है। ओके। एंड आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है,
या फिर 0 और 1 के बीच में होगी, जैसे 0.5, 0.2, 0.334, कुछ भी 0 पॉइंट समथिंग होगा, या तो फिर 1/2, 1/3 इस तरह करके होगा। तो बस इतना ध्यान में रखना है आप लोग को कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। 1 से बड़ा वाला प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, नेगेटिव वाला भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड अभी जैसे हमने आप लोग कहा था कि अगर आपको डाइस वाला क्वेश्चन देखना होगा तो डाइस वाला क्वेश्चन नंबर 24 में चले जाना, एनसीईआरटी किताब निकाल के वहाँ पे आपको डाइस वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में भी डाइस वाला है। कार्ड वाला क्वेश्चन बनाना होगा तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 14 में मिलेगा। एंड कॉइन वाला क्वेश्चन बनाना होगा तो ये आपको पेज नंबर ये मैं आपको दिखा रहा एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है। मैं पेज नंबर बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी। क्वेश्चन नंबर आपको 23 में मिलेगा कॉइन वाला, ठीक है। एंड कॉइन वाला के लिए एक चीज़ आपको हमने नहीं बताया, जैसे कॉइन जो है वो 3 बार टॉस करने तक एग्जामिनेशन में आता है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में अगर ये आ जाए कि अगर हम मान के चलो 5 कॉइन को, अगर हम 5 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं तो टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ सकती है। अभी हमने क्या बोला, अगर हम 5 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं, जैसे ऐसे समझो, एक कॉइन को हम अगर टॉस करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं, 2 कॉइन को तो टॉस करेंगे तो या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, यही आ सकता है। इसी प्रकार से 3 कॉइन को करेंगे, 4 को करेंगे, 5 को करेंगे, तो वही मैंने बोला कि जब 5 कॉइन को अगर हम 5 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है, कितनी आ सकती है, कितनी प्रोबेबिलिटी निकल सकती है। तो ये याद रखना कि जितना का भी बोलेगा आपको, जैसे 5 बार का बोला तो 2 का पावर 5 लगा देना, 6 बार का बोलेगा तो 2 का पावर 6 लगा देना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना 2 को 6 बार तक, जितनी भी वैल्यू निकलेगी सोचना उसके जो पॉसिबल आउटकम्स निकलेंगे वो उतने ही निकलेंगे, ठीक है। तो ये हमने आप लोग को पूरा जो आपकी चीट शीट है आपके फार्मूला की, हमने आपको पूरा यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस देखनी होगी तो जाओ हमारे चैनल पे, आप लोग को मिल जाएगा। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।